आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर है झारखंड के धनबाद से, जहां जुड़ा फाटक के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में 13 लोगों की मौत हो गई। 7 महिला समेत 13 लोगों की मौत हुई है। अपार्टमेंट में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। यह आग अपार्टमेंट के पहले तल्ले में लगी, जो तेजी से फैलती चली गई। धनबाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो टीम है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अपार्टमेंट में फंसे कई लोगों को बचाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद से, जहां पर 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी अपार्टमेंट में हैं। पहले से दूसरे तल्ले में फैली आग और दूसरे से तीसरे की खबर आई। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। ये आग की लपटें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जिसपे शांत करने की जो कोशिश है दमकल की गाड़ियों ने किया है और लगातार पानियों की बौछार की जा रही है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू किया जा सका। और पहले से दूसरे तल्ले में आग लगी। आग कैसे लगी इसकी पड़ताल बाद में होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित लोगों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में कई लोगों की जान बचाई गई है। बुजुर्ग, महिला, बच्चे समेत कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं और सभी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और संजय गुप्ता हमारे साथ सहयोगी। संजय, क्या अभी अपडेट है? फिलहाल तो जो आग है उस पर पूर्ण तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी चल रही है। जिस तल्ले में आग लगी थी वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग जो है वहां पहुंचकर जो भी लोग वहां फंसे हुए थे उनको निकाल रहे हैं। हालांकि मौत की जो पुष्टि है एसएसपी साहब ने जाननी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कितनी आंकड़ा है वो हम अभी स्पष्ट आपको नहीं बता सकते हैं। रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से 7 महिला सहित 13 लोगों की इस घटना में हताहत हुई है और कुछ लोग जो है जिनको बहुत अधिक इंजर्ड हुए थे उनको एसएमसीएच अस्पताल ले जाया गया और जो कम इंजर्ड थे उनको पास के अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है अब भी बना हुआ है। लगातार शहर के जितने भी एम्बुलेंस थे उसे यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि लोगों को जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो एसएसपी, डीसी और जिले के जितने भी महकमे के अधिकारी पदाधिकारी है वो सब यहाँ पहुंच गए हैं और किसी तरह लोगों की जो यहाँ पर बचे हुए लोग हैं जो इससे कम इंजर्ड है उनको बचाने में लगे हुए हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी है जब आग लगी थी, आग कैसे लगी, इसके बारे में किसी को जानकारी हो? क्या बातचीत हो सकती है उनसे? फिलहाल तो जो आग लगने की वजह है, कुछ लोग बात कर रहे थे कि जिनके घर में आग लगी उनके घर में शादी समारोह था और एक दिया था जो कि धीरे से वो गिर गया और वो पर्दे में आग लगी और जिसके बाद वो आग दूसरे तल्ले से तीसरे तल्ले तक पहुंच गई और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। तो जिन 13 लोगों का जिक्र हो रहा है कि 13 लोगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, तो क्या ये 13 लोग एक ही परिवार के? संभावना यही जताई जा रही है कि जो 13 लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं और कुछ लोग जो है ये शादी का जो माहौल था उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे अपार्टमेंट के लिए, वो भी लोग हो सकते हैं। जब ये आग लगी अपार्टमेंट में रहने वाला कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास हो, जिनसे बातचीत हो सकती है? फिलहाल तो जो स्थिति यहाँ पर सभी लोग बचाने में लगे हुए हैं और जब यहाँ बात करने का हमने प्रयास भी किया तो सभी लोग बचाने का बात कहकर कोई बात नहीं किए और यहाँ तक कि जिले के जो कप्तान हैं वो भी अभी संख्या बताने में कोताही कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि जो संख्या अधिक हो गई है लोगों को जानकारी नहीं हो और लोग पैनिक ना हो, इस कारण से भी हो सकता है कि वो संख्या नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि 13 मौतें कम से कम इस आगलगी में हुई है। क्या जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां पर आग से निपटने के लिए कोई व्यवस्था थी? क्या फायर सिस्टम था वहां पर? फायर टीम को फोन किया गया, वो कुछ लेट से पहुंची और यही कारण है कि आग जो है वो पूरे बिल्डिंग को चपेट में लिया। नहीं, किसी भी बिल्डिंग में वो मानक तय होता है कि उसमें आग से लड़ने के लिए होने चाहिए, सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम यहाँ पर किसी भी। संजय अभी फिलहाल आप कहाँ पे हैं? जहाँ पर घटना हुई है वहां पर आप हैं? जी, जहाँ पर यह घटना हुई वहां पर आपके आसपास उस अपार्टमेंट में रहने वाला कोई व्यक्ति है जिससे बातचीत हो पाए? फिलहाल तो ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जिससे बात करें और बात करने का हमने प्रयास भी किया था, उनसे हमने बयान भी लेने का प्रयास किया था, लेकिन सभी लोग जिस अफरा तफरी में जो है यहाँ तक कि जब बहुत अधिक भीड़ जब हुई तो पुलिस को 1-2 बार लाठियां भी भांजनी पड़ी ताकि भीड़ को हटाया जा सके और जो दमकल की गाड़ियां हैं उसे रास्ता मिले और वो अपार्टमेंट की तरफ जाए और जो एम्बुलेंस है वो रेस्क्यू किए हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फायर फाइटिंग सिस्टम की बात यहां पर हो रही थी। क्या इस अपार्टमेंट में वो मौजूद था? नहीं था तो क्यों नहीं था, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। जो आंकड़ा है
जो आग से हताहत हुए हैं। 13 लोगों की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जो दमकल की गाड़ियां हैं, धनबाद में जितनी भी दमकल की गाड़ियां, सभी को बुला लिया गया है, एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, ताकि जो भी लोग जिन्हें अपार्टमेंट से बाहर निकाला जाए उन्हें पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके, उनका इलाज हो पाए, उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये धनबाद की तस्वीरें हैं। 13 लोगों की मौत हुई है, अपार्टमेंट में आग लगी। और अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उस घर में शादी का फंक्शन चल रहा था, शादी समारोह था, और ऐसे में एक दिए से पर्दे में आग लगी। और उसके बाद बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए घर वाले जब तक कोशिश करते, ये आग फैलती चली गई, पहले तल्ले से दूसरे तल्ले और दूसरे तल्ले से तीसरे तल्ले की तरफ। तो ऐसे में इस आग पर काबू पाने के लिए जो भी विलंब हुआ, या फिर जो भी लोग, स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, लेकिन दमकल की गाड़ियों को आना पड़ा इस आग को काबू में करने के लिए। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी और भीषण आग में एक भारी हताहत हुई है। दमकल की कई गाड़ियां आकर आग पर काबू पा ली है, लेकिन संख्या बताई जा रही है कि ये संख्या हताहत की 1 दर्जन हो सकती है। हालांकि एसएसपी से हमने बात की तो उन्होंने इस संख्या के बारे में किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ है और स्थानीय लोग जो सबसे अधिक इस रेस्क्यू में अपार्टमेंट पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने में लगे रहे, और साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बचाव कार्य में लगे रहे, और अभी भी यहाँ रेस्क्यू जारी है। यहाँ शहर के जितने भी एम्बुलेंस हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, कैसे आग लगी, अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट पहुंच रहे हैं? हेलो अरविंद जी, कैसे आग लगी, आपके पास क्या अपडेट है? नहीं, हम लोग को सूचना लगी कि आग लगी है। एक आशीर्वाद अपार्टमेंट है, टावर है, हाँ हाँ, बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में। तो उसके सूचना में हम लोग सब आए, तब तक काफी तेज पकड़ चुका था। उसके बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और अपना जो रेस्क्यू टीम करने लगा, उसमें आग काफी तेज पकड़ चुकी थी और जो लोग घायल में बाहर निकाला गया, जो एम्बुलेंस की मदद से उस लोग को नजदीकी जो हॉस्पिटल है, हाँ, उसमें पहुंचाने का व्यवस्था किया गया है। और बाकी अभी लगभग सभी लोगों को निकाल लिया गया है और बाकी सर्च किया जा रहा है, कोई अगर गलती से बचे हैं। कितने लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं? एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, पर घायल अवस्था में 12-13 लोग को निकाला गया है। और ये क्या फायर फाइटिंग सिस्टम इस अपार्टमेंट में था, इसकी खोजबीन आप लोगों ने की है? तो अभी अब हम लोग को नहीं पता, क्योंकि वो देख नहीं पाए, लाइट वगैरह भी नहीं है, अंधेरा है। हाँ हाँ, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसी से एक किया गया है चारों ओर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमसे बातचीत के लिए। तो घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है और आप सुन पा रहे थे कि जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे हमारी बातचीत हो पा रही थी। उनके पास जो जानकारियां मिल पाई हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकता में बताया है कि सबसे पहले लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। लोगों को बचाया भी गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें तब की हैं जब फायर ब्रिगेड की जो टीम है यहां पर पहुंची थी और संजय गुप्ता ने जायजा लिया था तब जब आग लगी हुई थी, बुझाने का प्रयास चल रहा था, वो हम दिखा रहे हैं। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी और भीषण आग में एक भारी हताहत हुई है। दमकल की कई गाड़ियां आकर आग पर काबू पा ली है, लेकिन संख्या बताई जा रही है कि ये संख्या हताहत की 1 दर्जन हो सकती है। हालांकि एसएसपी से हमने बात की तो उन्होंने इस संख्या के बारे में किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ है और स्थानीय लोग जो सबसे अधिक इस रेस्क्यू में अपार्टमेंट पर पहुंचकर लोगों की जान बचाने में लगे रहे, और साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बचाव कार्य में लगे रहे, और अभी भी यहाँ रेस्क्यू जारी है। यहाँ शहर के जितने भी एम्बुलेंस थे उसको यहाँ पर लगाया गया, और जो भी लोग यहाँ पर आग से रेस्क्यू करके बाहर निकल रहे थे उनको स्थानीय अस्पताल और फिर उसके बाद बेहतर इलाज के लिए SNMCH भेजा गया। फिलहाल एसएसपी से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या हताहत हुए उस आंकड़े को नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि रेस्क्यू जारी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो ये तस्वीरें आपको हम बराबर दिखा रहे हैं और संजय ने जो तस्वीरें दिखाई जिसमें दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों के बीच में
एक विषय इस बात को लेकर है कि आखिर आग लगी तो उस पर तुरंत के तुरंत काबू क्यों नहीं पाया जा सका? क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम उस अपार्टमेंट में नहीं थे? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है और बातचीत तब हुई जब आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जमुई संसदीय क्षेत्र के सिमुलतुला में राजद समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने मोबाइल फोन को स्पीकर पर रखकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कॉल लगाया। चंद्रशेखर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सामने वहां बैठे लोगों को ट्रेनिंग देने लगे कि कैसे रामचरितमानस पर सवाल उठाना है। चंद्रशेखर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर इस तरह से बोलना है कि हिंदू नाराज ना हो, भगवान को बचाकर चलना होगा, हार्ड लाइन लेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पर खाए, इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो जी। भगवान की जी सुपन बगैर टोम के यहाँ संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम जी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे जी जी, समझे कि नहीं? उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के, क्यों नहीं घुसने दिया गर्भगृह में जी जी। तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो जी। ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। तो इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है ना जी जी। हार्ड लाइन लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम लोग रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए हैं। ये हम भेजते हैं अभी आप उदय बाबू को, प्रोग्राम बनाएंगे प्रोग्राम बनाएंगे। राम हमको सिमुलतला भी देखना है जी जी। तो अब जो है चूंकि 6 तारीख को हमारे यहाँ तेजस्वी जी का प्रोग्राम है जी जी, और 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। तो ठीक है, उसके बाद 1 लाख लोग जुटाना है। 10 तारीख के बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसके अंदर सिमुलतला आ जाएंगे हम उदय बाबू को। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बातचीत का ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के साथ आरजेडी और जेडीयू ने ऐसा नहीं करने की नसीहत दी है। यह बात हम बार बार कहते हैं कि देश की जितनी जो वामपंथी, जो लिबरल तथाकथित सेक्युलर, तथाकथित समाजवादी, तथाकथित प्रगतिवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा जो देश विरोधी ताकतें हैं, इन लोगों ने एक एलायंस बना लिया है। ये वीडियो वायरल वीडियो पर हम कोई आधिकारिक तो कोई बात नहीं कर सकते, इसकी क्या सत्यता है, क्या पुष्टि है। लेकिन सवाल है क्या कि इस बात को लेकर के क्यों इसको हवा दी जा रही है। जब बात खत्म हो गई, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने वहीं पर सारी बातों को कह दिया। धर्म और राजनीति अलग अलग विषय है। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, चाहे वो कोई भी धार्मिक समूह अथवा सामाजिक समूह है, उसको देश के संविधान के तहत तयशुदा अधिकार प्राप्त है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को अपना 5वां यूनियन बजट पेश करेंगी और इस बजट पर सभी की नजरें हैं। बजट बताएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार कहां से कमाई करेगी, कहां खर्च करेगी। वहीं बजट से युवाओं के साथ ही गृहिणियों और किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। देश का आम बजट बुधवार को पेश होने वाला है। बतौर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां यूनियन बजट पेश करेंगी। महंगाई से राहत की उम्मीद, नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में छूट की उम्मीद, युवाओं को रोजगार की उम्मीदें, सीनियर सिटीजन्स की भी आस बंधी हुई है, जबकि महंगे लोन से लोगों को राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, ऐसे में घरों का बजट संभालने वाली गृहिणियों को भी बजट से काफी उम्मीद है।
फैमिली और किचन पर महंगाई का बोझ ना बढ़े, इसकी उम्मीदें की जा रही हैं। देखिए, मेरा तो कहना ये है, मैं सीतारमण जी जो खुद एक महिला है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो इस बार हमारे किचन को ध्यान में रखें, जैसे कि हमारा सिलेंडर, ग्रोसरी की आइटम्स, इन सब पे थोड़ा ध्यान दे, तो ताकि हमारा बजट इधर उधर ना हो। पेट्रोल डीजल, क्योंकि क्या होता है, पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा होते हैं तो नेचुरली सब इसका असर हर चीज पे पड़ता है। केंद्रीय वित्त मंत्री के पेश होने वाले बजट पर किसानों की भी नजर है। आय कैसे दोगुनी हो, फसल का समर्थन मूल्य कितना बढ़ेगा, खाद की किल्लत कैसे दूर होगी, इससे जुड़ी घोषणाओं पर अन्नदाता की नजर है। सासाराम में चावल उद्योग की खटाई में पड़ने से वहां के लोगों को उम्मीद है कि इलाके में राइस मिलों की स्थिति सुधरेगी। वो सबसे बड़ी समस्या है खाद की कालाबाजारी और किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना। सरकारी समर्थन मूल्य पे कोई भी किसान, शायद ही कोई किसान है जो अपना समर्थन मूल्य पे धान बेच पाता है। खाद मिले के चाहिए, दवाई सब मिले के चाहिए, बीज मिले के चाहिए। गृहिणियां, किसान, युवा, बुजुर्ग सभी को आम बजट से आस है। ऐसे में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए देखते हैं इस वक्त